गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास में जो हिस्ट्री की बुक आपने शुरू कर रखी है उसका चैप्टर नंबर 3 करवाने जा रही हूँ, जिसमें आपकी जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज इसके बारे में बात करेंगे। लेसन का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आएगा कि आधुनिक युग से पहले क्या था। आधुनिक युग से पहले हमारे देश में या ठीक है समाज में क्या होता था, देश में क्या होता था। तो सबसे आता है इसमें वैश्वीकरण। क्या है वैश्वीकरण? वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम व्यापार के लिए एक देश से दूसरे देश के संपर्क में आते हैं। ठीक है, एक दूसरे देश से हमारे संबंध अच्छे बनते हैं। ठीक है, व्यापार को लेकर व्यापार होता है, काम की तलाश होती है। ठीक है, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग अपनी पूंजी लगा देते हैं, पूंजी लगाने के बाद काम करते हैं, दूसरे देशों में व्यापार करते हैं। व्यापार करने के बाद वो अपने संबंधों को और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा वैश्वीकरण। जैसे जैसे ये संबंध बढ़ते रहे, एक देश दूसरे देश के संपर्क में आता रहा, उसमें एक से दूसरे देश की उन्हें पहचान होने लगी। व्यापार के रास्ते खुल गए। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में आना जाना आसान हो गया, व्यापार होने शुरू हो गए। सबसे पहले आता है हमारा इसमें कि प्राचीन काल में वैश्वीकरण कैसे होता था। तो प्राचीन काल में वैश्वीकरण कैसे होता था कि प्राचीन काल में यात्री, ठीक है, पुजारी, व्यापारी, ऐसे लोग या तीर्थयात्री ये एक स्थान से कई अवसरों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, जिससे आने जाने का रास्ता आसान हो गया। उसके बाद आता है हमारा रेशम मार्ग, यानी कि सिल्क रूट। क्या है सिल्क रूट? ये जल और थल दोनों मार्गों से होकर व्यापार किया जाता था रेशम का। ठीक है, रेशम का व्यापार होता था। इसमें रेशम की चीज़ें एक देश से दूसरे देश में पहुंचाई जाती थी, चाहे तो उसे समुद्र के रास्ते पहुंचाया जाता था। ठीक है, जैसे भी व्यापारियों को आसान लगता था वो रेशम का व्यापार करते थे, सिल्क रूट का व्यापार करते थे, सोना चांदी का व्यापार करते थे। ठीक है, उसके बाद आता है भोजन की यात्रा। ठीक है, भोजन जैसे अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे देश में जो हमने बाहर से मंगवाई होती हैं। ठीक है, जैसे ये आप आजकल नूडल्स खाते हैं, ये हमारे देश का नहीं, ये चीन से आया हुआ है। ठीक है, पास्ता हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें जो बाहर से आई हुई हैं। ठीक है, इन चीज़ों का आदान प्रदान हम करते रहते थे। अमेरिका से आलू, सोयाबीन, मूंगफली, यानी कि हर एक देश से व्यापार का रास्ता खुल गया और हर एक देश से किसी ना किसी जरिए व्यापार होता रहता था। कुछ चीज़ें हम आयात करते थे, निर्यात करते थे, दोनों तरह से हम व्यापार करते थे। कुछ चीज़ें हमारी यहाँ से जो बाहर नहीं होती थी, बाहर के देशों में भी जाती थी। उसके बाद आता है हमारा आलू अकाल। 1845 में एक बहुत बड़ा आलूओं का अकाल पड़ गया, जिससे कम से कम 10 लोग भूखे मारे गए, क्योंकि आलूओं की इतनी कमी आ गई थी कि कहीं से भी आलू पर्याप्त नहीं होते थे। उसके बाद आता है विजय, बीमारी, व्यापार। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसा व्यापार था जिस पे हमने बहुत ज़्यादा विजय हासिल कर ली थी, यानी कि हमारे रास्ते खुल गए थे, व्यापार हमें आसान लगने लग गया, दूसरे देशों में आना जाना आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें व्यापार के जरिए हमें बहुत चीज़ों का ज्ञान होने लगा। धीरे धीरे हमारा देश भी दूसरे देशों के साथ संपर्क में आने लग गया, उनसे अच्छे संबंध बनने शुरू हो गए। हमें भी नई नई चीज़ों का, नई नई तकनीकों का ज्ञान होने लगा। हमारा देश भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना शुरू हो गया था। उसके बाद आता है हमारा 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 1815 से 1914 में। तो वहाँ क्या था, बहुत ज़्यादा चीज़ें धीरे धीरे दूर दराज के लोगों से हम जुड़ते गए, लोग रोज़गार की तलाश में घूमते रहे। ठीक है, कभी कभी ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं होती थी जिससे हमारे संबंध टूट भी सकते थे उन चीज़ों से, यानी कि व्यापार को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है, उसके बाद विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, यानी कि औद्योगिकरण का पूरा विकास हुआ।
ठीक है, होने के बाद विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। धीरे धीरे यहाँ के भूस्वामी, उद्योगपति, ठीक है, सब ने सरकार को मजबूर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर उस टाइम एक कारण लॉ यानी कि एक कानून बना था जिसमें ब्रिटेन के ऊपर मक्का, ठीक है, आयात पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन जब यह पाबंदी लगाई तो बहुत सारे उद्योगपतियों ने, किसानों ने, बहुत सारे मज़दूरों ने इसका बहिष्कार किया और सरकार को ये अपना जो उन्होंने कानून बनाया था उसको निरस्त यानी कि बाद में से परास्त करना पड़ा, इस कानून को तोड़ना पड़ा। धीरे धीरे क्या हुआ, अर्थव्यवस्थाएं बढ़ने लगी, लोगों को ज्ञान होने लगा। ठीक है, उसके बाद कुछ चेचक के कीटाणु यानी कि बाहर से अमेरिका को गुलाम बनाने के लिए दूसरे देशों ने वहाँ पर चेचक के कीटाणु छोड़े, यानी कि चेचक की बीमारी को बढ़ाना चाहा, जिससे बहुत ज़्यादा माल लाभ समझ की हानि हुई उस देश को बहुत ज़्यादा, क्योंकि चेचक की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। उसके बाद आता है आपका तकनीक की भूमिका, यानी कि नई नई तकनीकों से लोगों ने नए नए व्यापार करने शुरू कर दिए। लोग एक दूसरे से मिलने जुलने शुरू हुए, दूसरे देश का व्यापार हमें समझने आने लगा, हमारा व्यापार उनको समझ में आने लगा। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको आयात और निर्यात के लिए काफ़ी लाभ भी होता था, कई बार हमें उन चीज़ों से हानि भी उठानी पड़ती थी। तो क्या होता था कि विस्थापन शुरू हो गया, जैसे जैसे कुछ चीज़ों में हमें हानि होने लगी तो लोगों ने क्या कहा, विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह जाकर रहना, यानी कि यूरोप के लगभग 5 करोड़ के आसपास के लोग यूरोप से जाकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बस गए। उन्होंने वहाँ से जाना शुरू कर दिया। उन्हें ये लगता था कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया व्यापार के लिए, काम के लिए बहुत अच्छे देश हैं, तो उन्होंने यहाँ से विस्थापन करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अफ्रीका का बंटवारा, यानी कि 1885 में यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रों ने क्या किया, जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, जो बहुत ज़्यादा शक्ति रखते थे, पावर रखते थे अपने पास, उन्होंने नक्शे में ही लकीर खींच दी और अफ्रीका का बंटवारा कर दिया, जिससे कुछ देश अफ्रीका में आए, ठीक है, कुछ देश अलग हो गए, बहुत सारे देश एक दूसरे से संपर्क से टूट चुके थे। उसके बाद आया रीडर पेस्ट या मवेशी प्लेग, यानी कि एक प्लेग की बीमारी थी जो 1890 के दशक में अफ्रीका में फैली, बहुत ज़्यादा फैली ये बीमारी। उसके बाद आया हमारा गिरमिटिया मज़दूर, यानी कि क्या होते थे ये मज़दूर, एक अनुबंध होता था, एक कानून होता था जिसके अंतर्गत मज़दूरों को इकट्ठा करके दूसरी जगह काम के लिए भेजा जाता था, यानी कि उन्हें एक किस्म से बंदी बनाया जाता था। बंदी बनाने के बाद वो लोगों को जो ज़्यादा उद्योगपति थे या ज़्यादा जो उन लोगों से मजदूरी करवाते थे तो वो अपनी मर्ज़ी से उन्हें कहीं भी काम के लिए भेज देते थे। लेकिन 1921 में इस प्रथा को बंद कर दिया गया, क्योंकि लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया। लोग अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहते थे कि हम जहाँ रह रहे हैं हम वहीं काम करेंगे, हम दूसरी जगह काम के लिए नहीं जाएंगे। उसके बाद आया हमारा कि व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था, ब्रिटेन द्वारा लागू की गई व्यापार व्यवस्था जिसमें कई राष्ट्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध जो हमारा 1914 से 1918 तक लड़ा गया, इसमें बहुत सारी शक्तियों ने भाग लिया, शक्तियाँ 2 गुटों में बट गई, ठीक है। इस युद्ध में कम से कम 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ से लोग ज़्यादा घायल हो गए। यानी कि जब भी कोई विपदा आती है तो उसका हर्जाना सभी को उठाना पड़ता है, पूरे समाज को उसकी हानि से जूझना पड़ता है। तो ये एक विश्व युद्ध हुआ था जिसका असर एक देश पर नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र पर, पूरे के पूरे देशों पर इसका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। कई देश तो ऐसे हो चुके थे जो बसे बसाए ही वहाँ से उजड़ चुके थे। उन देशों को फिर से बसाने के लिए बहुत सारे देशों ने अपना सहयोग किया। इससे क्या हुआ, आर्थिक महामंदी फैल गई, ठीक है। 1929 से लेकर 1933 तक ये महामंदी का दौर चलता रहा। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, लोगों को काम मिलना बंद हो गया, ठीक है। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो हमारा 1939 से लेकर 1945 के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में भी 2 शक्तियां थी, ठीक है। जो मित्र राष्ट्र थे उनमें थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ठीक है। इसके अपोजिट था हमारे जर्मनी, जापान, इटली,
इन दोनों देशों ने आपस में मिलकर जो युद्ध लड़ा वो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध था, जो 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया। इसमें क्या हुआ, इस युद्ध में भी बहुत ज़्यादा माल जान की हानि हुई। कम से कम 6 करोड़ लोग मारे गए और कम से कम कई करोड़ों लोग, जिसकी कोई गिनती नहीं थी, इस युद्ध में घायल हो गए, बेरोज़गार हो गए। ठीक है, इस युद्ध से बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, व्यापार पर महामंदी फैल गई पूरी तरह से, लोगों के पास कुछ भी काम नहीं रहा, कोई कृषि नहीं रही, कुछ नहीं रहा। धीरे धीरे उसके बाद कुछ देश आगे आए बाकी देशों को ऊपर उठाने के लिए, यानी कि भारत पर भी इस महामंदी का बहुत गहरा असर पड़ा। कुछ ऐसी कंपनियां थी जो वृद्धि कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसे थे जो युद्ध के कारण बहुत ज़्यादा मंदी का हाल देख रहे थे। लोगों ने काम की तलाश में इधर उधर भटकना शुरू कर दिया। उसके बाद आया हमारा ब्रिटेन वुड व्यवस्था, जो क्या था कि 1944 में औद्योगिक देशों को लेकर एक अलग से अर्थव्यवस्था प्रदान करने के लिए ये चलाया गया। कुछ देश आगे आए जिन्होंने कई देशों को अपना मित्र बनाकर बाकी राष्ट्र जो युद्ध में हार गए थे या युद्ध के कारण जिन राष्ट्रों का निर्माण नहीं हो रहा था, उनको दोबारा ऊपर उठाने के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए देशों ने भाग दिया, जिसमें ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत, यानी कि ब्रिटेन ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, कई देशों को अपना मित्र बनाया, व्यापार शुरू किए, लोगों का आना जाना फिर शुरू हुआ। ठीक है, लोग आराम से इस काम को करने लगे, क्योंकि युद्धों की वजह से जो बेरोज़गारी की समस्या फैली थी उसको ऊपर उठाने के लिए कई देशों ने आगे बढ़कर इसका साथ दिया। उसके बाद एक G77 व्यवस्था थी, जिसमें G77 में कुछ ऐसे विकासशील देश थे या उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक नया संगठन बनाया, यानी कि जो व्यवस्था को एक देश तो उठा नहीं सकता था, कई देशों ने मिलकर उस अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए अपनी नीतियाँ अपनाई, लोगों को काम दिया, जहाँ पर उन्हें घाटा हो रहा था वहाँ पर उन्होंने मुनाफा करवाने की कोशिश की, यानी कि व्यापार के दौर को फिर उन्होंने शुरू किया। तो ये था आपका लेसन, ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, कि कैसे युद्धों से हमने ऊपर उठकर या बाकी राष्ट्रों ने ऊपर उठकर एक दूसरे का सहयोग कर व्यापार को आगे बढ़ाया, एक दूसरे के मित्र बने। ठीक है, तो इस लेसन को अच्छी तरह आपने रीड करना है। धन्यवाद।